चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए यू नीड टू नो अबाउट टू कॉन्सेप्ट्स, अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन, एंड लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द स्टोरी ऑफ थ्री गर्ल्स. सो इट इज़ द स्टोरी ऑफ रिद्धि, नुपुर एंड गरिमा, जो स्कूल जाते हैं. उन्हें एक ही बेंच पे बैठना होता है. नाउ दे कीप ऑन फाइटिंग कि मैं आज साइड वाली सीट पर नहीं बैठूंगी, मैं बीच वाली पे नहीं बैठूंगी. तो फॉर दैट हमने एक अरेंजमेंट बनाया कि ये किस तरीके से बैठेंगे. लाइक फॉर द मंडे वी विल से कि रिद्धि आगे बैठेगी, देन नुपुर बैठेगी, देन गरिमा बैठेगी. देन फॉर ट्यूसडे मैंने बनाया कि पहले रिद्धि, देन गरिमा, देन नुपुर. देन फॉर वेडनेसडे आई मेड कि फिर नुपुर, गरिमा और फिर रिद्धि. देन फॉर थर्सडे आई मेड नुपुर, रिद्धि, गरिमा. Then for Friday I made Garima, Riddhi, Nupur. And then for Saturday I made Garima, Nupur, Riddhi. Right? So this is how I did 6 arrangements, sitting arrangement of them. और इससे अब उनकी फाइट होनी बंद हो गई. तो इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट. नाउ हाउ टू फाइंड कि इसके 6 पॉसिबल वेज ही थे जिससे हम इनको अरेंज कर सकते थे. दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन. गॉट इट. एंड सिलेक्शन होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पेयर ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, एंड आई हैव दीज 3 स्टूडेंट्स रिद्धि, नुपुर एंड गरिमा, और इनमें से मुझे 2 बच्चों का पेयर निकालना है. दिस इज अ ट्रायो. लेकिन इनमें से अब 2 बच्चों का पेयर निकालना है, तो कितने पॉसिबल वेज है मेरे पास. सो आई कैन बी लाइक रिद्धि या नुपुर को ले लेते हैं, नुपुर या गरिमा को ले सकते हैं, या गरिमा या रिद्धि को ले लेते हैं. तो वी हैव 3 पॉसिबल ऑप्शंस. अगर मुझे 3 जनों में से 2-2 के पेयर बनाने हैं तो आई हैव 3 पॉसिबल ऑप्शंस देयर. गॉट इट. एंड अगर अरेंजमेंट करने हैं तो वी हैव 6 ऑप्शंस देयर. सो नाउ सी वन थिंग कि अरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन होता है और सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन होता है. एंड परमुटेशन इज समवेयर द ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. तो अरेंजमेंट का मतलब हमें समझ आया कि हमें अगर बच्चों को इस तरीके से अरेंज करना है, उनको बिठाना है, तो अरेंजमेंट को हम बोलते हैं परमुटेशन. देन अगर मुझे बच्चों को सिलेक्ट करना है, जैसे इन तीनों में से मुझे 2-2 के पेयर्स को सिलेक्ट करने थे, तो मेरे पास 3 पॉसिबल पेयर्स हैं जो मैं लेके जा सकती हूँ. तो इस सिलेक्शन प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन. एंड दिस इज द बेसिक ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कि आपको पता होना चाहिए कि जहाँ अरेंजमेंट की बात आएगी वहाँ परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा, और जहाँ सिलेक्शन की बात आएगी वहाँ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा. गॉट इट. अब जब आप परमुटेशन कर रहे हो, जब आप अरेंजमेंट कर रहे हो, वहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता. Second thing that you need to remember, for example कि यहाँ पे इनका सिटिंग मैनेजमेंट का ऑर्डर मैटर करता है कि पहले कौन बैठेगा और उसके बाद कौन बैठेगा. लेकिन जब यहाँ पे बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर रिद्धि और नुपुर सिलेक्ट होकर जा रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर कि पहले टीचर ने नुपुर को पिक करा या रिद्धि को पिक करा. एट द एंड पेयर में तो रिद्धि एंड नुपुर जा रहे हैं ना. दैट्स व्हाट ऑल मैटर्स इन कॉम्बिनेशन. गॉट इट. सो in arrangement or in permutation, order matters, whereas in selection or combination we say that order doesn't matter. Now अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जहां सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों करना है, first you have to select the students out from here and then you want to arrange them out. तो हमेशा याद रखना पहले सिलेक्शन होगा, उसके बाद ही आप अरेंजमेंट कर सकते हैं. Got it? Now moving ahead with the very easy concept, combination.
कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्ट करना, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। कि अब जैसे कि मेरे पास 3 स्टूडेंट्स थे, रिद्धि, नुपुर एंड गरिमा, और उसमें से अगर मुझे सिलेक्ट करने हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। गॉट इट? सो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन, that's NCR is equal to n factorial upon n minus r factorial into r factorial. इसका क्या मतलब है? Here n is the total number of students and r is the number of students you want to select. ठीक है, no worries, अभी क्वेश्चन करेंगे, you will be able to understand this completely from there. Alright, let's move ahead with the first question now. Select 2 students from group of 3 students. तो जैसे ये 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, अब इसमें से 2 बच्चों को चूज करना है, तो कितने पॉसिबल वेज है? हमें पता है इट्स 3, लेकिन अभी फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं. सो इट्स 3C2 which is 3 factorial upon 3 minus 2 factorial is 1 factorial into 2 factorial as it is. So it's 3 into 2 factorial upon 2 factorial, ये cancel, and 3 is your answer. I hope you got this, and this is how you have to apply the formula. Got it? So next thing comes is notation of combination. Kind of like how you can represent the question कि यहाँ combination का formula लगाओ और just solve it out. So it will be written as NCR or NR or CN or R, or it can be written as CN comma R. This is how we can represent combination. Now beginning to the formula of permutation, मतलब की arrangement, that is n factorial upon n minus r factorial. N factorial upon n minus r factorial. And remember, permutation में selection plus arrangement दोनों हो सकता है, but in combination it's selection only. Okay, so now let's understand the basic for permutation and combination, which is fundamental principle of counting. So basically how you can solve like ऐसे छोटे questions easily just by using the fundamental principle of counting. For example, अगर मेरे पास 5 seats हैं और 5 ही people हैं, how can I arrange them out? So see, I have 5 seats. अब देखो, पहली सीट पे 5 में से कोई भी बैठ जाए, दूसरी सीट पे 4 जो बच गए उनमें से कोई भी बैठ जाए, अब 2 बैठ चुके हैं. थर्ड सीट में 3 में से कोई भी, फोर्थ सीट में 2 में से कोई भी, एंड देन फिफ्थ सीट में एक ही बच्चा बैठ गया, वो बैठ जाए. वी गोना मल्टीप्लाई देम आउट. It's 5 4s are 20, 23s are 60, 62s are 120. So there are 120 ways to make 5 people sit on 5 different seats. So we can write it as 5 factorial. I hope you got this. Okay. Now let's understand the concept of rearranging the words. For example, you have a word book. मुझे ये बताओ, ये बुक वर्ड को किस तरीके से रीअरेंज कर सकते हो? पहले फोर जो लेटर्स हैं उनमें से कोई भी आ जाए, देन 3 लेटर्स में से कोई भी लेटर आ जाए, देन 2 लेटर्स में से कोई भी आ जाए, एंड देन 1, एंड देन यू हैव टू डिवाइड इट with the number of factorial of the letter repeating number of times. Like O जो है वो 2 times repeat हुआ है ना, so you just divide it with 2 factorial also. You're gonna cut it and 12 is your answer. So this is how rearrangement of a word works. Got it? Let's do another question for better clarification. You have a word banana. How will you rearrange it? So it's like 1 2 3 4 5 and 6.
6 factorial ways it can be written. Now just divide it with the number of times a particular letter is repeating. So A is repeating 3 times and N is repeating 2 times. So you're gonna write as 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. 3 factorial से 3 factorial कट, 2 factorial को कट करते हैं, 6 5s are 30 into 2 60. Hence there are 60 ways in which banana word can be rearranged. I hope you got this. Alright. Moving ahead with another question, and a very interesting and very important question for all competitive exams. Find the number of solutions for a plus b plus c plus d is equals to 10. एंड रिमेंबर, ये जो सारे नंबर्स हैं ना, ये होल नंबर्स हैं, मतलब ए बी सी एंड डी बड़े हैं, दे आर ग्रेटर और इक्वल टू 0. सो फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल फॉर दिस. ऑल व्हाट यू हैव टू डू इन सच केस, रिमेंबर वन थिंग कि हमेशा होल नंबर ही लेने हैं. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई विल टीच यू, तो आपको होल नंबर्स को ही लेना है. And now try to arrange it in any manner. Like this is A, B, C and D now. So arrange it in any manner. Like A में हम 4 वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं. एंड देन B में 3 पुट कर देते हैं, 4 3 7, देन यहाँ 2 कर देते हैं और यहाँ 1 कर देते हैं. ठीक है. नाउ अब आपको क्या करना है, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इन जो आपने नंबर्स दिए हैं ना, उनको P के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 1 10. नाउ दे आर सेपरेटेड, है ना. इन सेपरेटेड की जगह लिख दो इनको एज अ आई. बस इसको अब आप लिखो इन द फॉर्म ऑफ हाउ यू रिप्रेजेंट द क्वेश्चंस ऑफ परमुटेशन एज यू स्टडीड अर्लियर. बस यही करना है, नथिंग एल्स, एंड योर क्वेश्चन इज जस्ट सॉल्व्ड. अभी मैं करके दिखाती हूँ. जस्ट काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. 13 डिजिट्स कह लो, 13 लेटर्स कह लो, वो है हमारे पास. जहाँ पर P जो है वो 10 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड I जो है वो 3 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट हो रहा है. बस दिस इज योर आंसर. Solve this, you'll get 286 and that is your answer. This simple is this. If you use this formula, इतना ही आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को करना. Got it? You can also, like हमें पता है ABCD ये जो है हमारे होल नंबर्स हो सकते हैं. So you can also take it like ABCD जो है they are 0 0 and 0. ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो. और यू कैन ऑल्सो बी लाइक, फिर रेस्ट वैल्यू में आपको आई लेना पड़ेगा. ओ वेट, ए बी एंड सी शुड बी इक्वल टू 10 ना, तो एक वैल्यू तो 10 होनी चाहिए. तो मान लो ए को 10 मान लेते हैं और बी सी डी को 0 बना देते हैं. ठीक है, तो फिर अब पी 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 ये सब ए को रिप्रेजेंट करता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना पूरे. हाँ 10 हो गए. ये सब ए को रिप्रेजेंट करता है एंड रेस्ट जो है वो कुछ भी नहीं है, स्लैशेस हैं 0 0 0 वाले. तो वी कैन से देम एज आई. तो दिस इज 10 plus 3 13 factorial upon 10 factorial into 3 factorial and your question is done. Any doubt? This is how this question can be done so easily. Got it? Now let me twist it something for you. And अगर मुझे पहले ध्यान से सुना था, then only you'll be able to solve this question rightly. Find the number of solutions for a plus b plus c plus d is equal to 10, and here a, b, c and d are natural numbers. करो solve. So remember कि मैंने बोला था
ये आपके सभी टर्म्स होल नंबर होनी चाहिए, but these are your natural numbers. So all you have to do is to take a new representation of them and just say like a is equal to a plus 1, because हम इसको whole number की form में ही लेके आएंगे. Then only this be able to solve this question. So a plus 1 plus b plus 1 plus c plus 1 plus d plus 1 is equal to 10. A plus b plus c plus d plus 4 is equal to 10 minus 4 6. ऐसे लिख दूँ. ठीक है. Now you have to, now these are your whole numbers. Now you have to solve it as you were doing it earlier. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, इधर 1 मान लेते हैं a को, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, 2 एंड इसको 2 मान लेते हैं. ठीक है. तो रिप्रेजेंट करते हैं p p p p p p and then cut it with slashes जिनको I मान लेंगे, and your answer is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 factorial upon में 6 factorial into 3 factorial. Just solve it out. 84 is your answer to this question. I hope you got this. As simple as this. And not only in finding the number of solutions of an equation, you can solve it anywhere. Like if I take the basic concept ना, कि for example मेरे पास 12 balloons हैं, ठीक है, और वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3 स्टूडेंट्स के बीच में, और कंडीशन यही है कि हर बच्चे को एक बैलून तो मिलना चाहिए. यू भी लाइक 4 दे दो ना, बट द क्वेश्चन सेज दैट you have to tell me how many possible ways are possible for this. So basically there are 12 identical balloons to be distributed among 3 students such that each get at least one, so that you are not the saddest for the god's sake. Okay, so all you have to do, all you have basically 3 बच्चे और तीनों के हाथ में जितने भी बैलून्स हैं उनका टोटल इक्वल्स टू 12. Got it? अब condition is written in the question only कि वो at least one तो मिले, मतलब these are your natural numbers. So you're gonna take another variable, write it like this. It's a plus b plus c equals to 9. बस आगे तो समझ आ गया. 3 दे दे सबको, and then separated by I. So it's 11 factorial upon 9 factorial into 2 factorial, and this is the answer to this question, which is equals to 55. That's how you can solve real life problems with the help of permutation and combination. Got it? Now tell me, if you are traveling, like you are traveling from Kethal to Kanpur and then to Indore, all right, and you have 3 ways, 3 different roads to go to Kanpur from Kethal, and then you have 2 different ways to go to Indore. So 3 ways possible here and 2 ways possible here. So if I twist the question and I say कि जिस रास्ते से गए थे ना उस रास्ते से नहीं आना, तो कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वेज हैं, दिस इज द क्वेश्चन. जाने के लिए शुरू में 3 चांस हैं, देन कानपुर टू इंदौर के लिए 2 चांस हैं, लेकिन इंदौर टू कानपुर के लिए अब एक ही रोड रह गया, और कानपुर से कैथल वापस आने के लिए 2 रोड्स बचे हैं अभी. सो 3 2s are 6 into 2 which is 12. So there are 12 ways. अगर जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से नहीं आ सकते वापस, तो मेरे पास 12 पॉसिबल वेज हैं टू ट्रेवल. गॉट इट? एंड इफ आई जस्ट रिमूव द कंडीशन आउट देयर एंड आई से कि किसी से भी आओ किसी से भी जाओ, तो 3 रास्ते जाने के, आगे 2 रास्ते,
देन आने के लिए फिर 2 रास्ते और फिर उससे आगे आने के लिए 3 रास्ते. 36 possible ways. I hope you got this. Alright, moving ahead. Okay, if I have 1, 2, 3 and 4, these 4 numbers, and I have to make a 3-digit number out of them. So I can arrange it in the form of 4 into 3 into 2, which is 12 twos are 24 ways possible. Got it? 4 threes are 12, 12 twos are 24 ways possible. The question is कि how many 5-digit numbers are there? तो 0 से 9 तक नंबर्स बनते हैं, ठीक है, और मुझे 5 डिजिट का नंबर बताना है. तो शुरू में it can't be 0, so I have just 9 choices. Then rest it can be any number out of 10. So there are total 90,000 numbers of 5 digits. I hope you got this. Okay. Now if I say कि मुझे जो 5 digits के distinct numbers कितने हैं वो बताओ, कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए. तो in that case I have 9 choice here, 8 here, 7 here and 6 here. If I want distinct 5 digits numbers, so this is my answer. एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है. एडिशन के अंदर हर केस के अंदर पूरा क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, देन वी कंसीडर अनदर केस इन एडिशन. मल्टीप्लिकेशन के अंदर you have to keep on going and going and going till the question is solved. So basically addition के अंदर हर केस के अंदर job is completed, whereas multiplication में you keep on going till the job is completed. नहीं समझ आया? multiplication तो हमने कर लिया, that was like कि 5 factorial, so it's 5 into 4 into 3 into 2 into 1. लेकिन एडिशन वाला नहीं समझ आया, with that we will be understanding with another question. Find a 3-digit number with only 1 7. See, there are 3 cases possible. 7 यहाँ आए, 7 यहाँ आए और 7 यहाँ आए, ठीक है. अगर 7 पहले डिजिट पे पहले प्लेस पर आ गया तो रेस्ट में 9 में से कोई भी और 9 में से कोई भी आ सकते हैं नंबर्स. अगर 7 यहाँ आ रहा है तो यहाँ 0 भी नहीं आ सकता और 7 भी नहीं आ सकता, तो यहाँ 8 में से भी कोई भी आएगा एंड देन 9 में से कोई भी आएगा. एंड अगेन द सेम अरेंजमेंट फॉर दिस ऑल्सो. सो वी गोना ऐड इट, इट्स 81. देखो पहले केस में 7 वाली एक जगह पे कंडीशन पूरी हो चुकी है, देन इसमें 72 and this is 72. But we have to consider everything, every possible way, every possible case. So that's why we gonna add it, and hence 235 is your answer. Now the another question says कि 3-digit number बनाओ जहाँ पे 7 is exactly once used and repetition of numbers also not allowed. So वही 3 केस तो बनेंगे. 7 एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ आया. But now the repetition is also not possible. ठीक है, तो एक नंबर आउट ऑफ द 10 डिजिट्स हमारा यूज हो चुका है, तो यहाँ 9 में से कुछ भी आएगा, लेकिन यहाँ 8 में से कुछ भी आएगा. Got it? अब यहाँ इस वाले डिजिट में अब 10 में से 7 तो आ नहीं सकता, 9 रहेगी. अब यहाँ पर 8 भी नहीं आ सकता, मतलब 0 भी नहीं आ सकता, बिकॉज 0 आ गया तो वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा. तो यहाँ 8 पॉसिबल केसेस रह गए, ठीक है, एंड इधर भी 8 पॉसिबल केस, बिकॉज यहाँ तो 0 आ सकता है ना. एंड अगेन हियर 8 into 8 एंड 7 को हम कहेंगे कि एक ही केस है ये. सो 9 8s are 72, 8 8s are 64 and 64. You're gonna add it and hence you will get your answer.
Got it? Now I have some restrictions over the questions for you. अगर वानी एक नाम है and there is a condition कि 4 seats में जो वॉवल्स हैं उनको हमें फ्रंट और एंड में ही बिठाना है, तो पहला केस है ए और आई यहाँ बिठा दो एंड अनदर कैन बी आई यहाँ पर और ए यहाँ पर। तो यहाँ दो में से कुछ भी, यहाँ दो में से कुछ भी, add it, there are 4 possible ways for arrangement in such particular question. Got it? Now moving ahead with another question which says, in how many ways you can arrange 10 people in 5 seats? 10 जनों को 5 seats में कैसे बिठाएं? So see, you have to take the 5 seats. Put your people out there. बाकी नहीं आए तो हमारे पास सीट्स ही नहीं है. So 10 into 9 into 8 into 7 into 6 and this is your answer. Or you can just do like 10p5. Same thing. Got it? Now let's understand the concept of grouping. Grouping क्या होता है? For example, आपको एक 5 digit word बनाना है and you have to use like A, B, C and D and E और इसमें A और B को ग्रुप करना है. तो A और B साथ में एक ही सीट पे बैठेंगे. ठीक है, C अलग बैठेगा, D अलग बैठेगा एंड E अलग बैठेगा. So there are 4 factorial seats used and इसमें से अब A और B दोनों एक ही सीट पे बैठे हैं. So we're gonna multiply it with 2 factorial and that's it. This is how you be able to reach your answer in grouping वाला case. Got it? Okay. अगर A, B, C, D, E and F है and if A, B, C is grouped together, इन तीनों को ग्रुप कर दिया. So there are seats, 4 seats. So 4 factorial into 3 factorial. That's it. और कुछ भी नहीं करना. Okay, another case कि A, B, C, D, E and बहुत है इतना, A, B और D, E को ग्रुप करना है. तो ऐसे केस में it's like 1, 2, 3 तीन ही seats हैं into 2 factorial into 2 factorial and that's it. Got it? Now let's understand some identities as well because identity से question seconds में complete हो जाते हैं. पहला NC0 जो होता है that is equals to 1. ठीक है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से अगर आपको 0 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं, देयर इज वन पॉसिबल वे कि जब सिलेक्ट ही नहीं करने तो कुछ मत करो. देन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से एक ही बच्चा सिलेक्ट करना है, दैट इज एक ही बच्चा, नंबर ओनली. गॉट इट? NC2 ये आप निकाल भी सकते हो बट वी कैन राइट इट एज लाइक दिस. ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग. NCR जो होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू NCN माइनस आर ऑल्सो. ये याद रखना कि NCR is also equals to NCN minus R. अगर कोई 10C5 लिखे तो it is also equals to 10C5 ना. कोई 10C3 लिखे या 7 लिखे, 10C3 लिखे मतलब, तो it is also equals to 10C7. याद रखना, this is very important property कि NCR is equal to NCN minus R. Got it? अगर NC0, NC1, NC2 and this goes on till NCN, अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन बन रही है, all you have to do is 2 की power n. That's it. Got it? Now let's move to one more question. अगर भावेश word लिखा है and you have to find when A, B are not together. A, B are not together. तो ऐसे केस में क्या करना है? सबसे पहले टोटल केसेस लेने हैं
उसमें से टुगेदर के केस को माइनस कर देना है and then you will get the not together wala case. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. There are 7 factorial ways. So 7 factorial upon repetition 1, 2. There are 2 repetition. So you're gonna divide it with 2 factorial minus together. Together कितने हैं? So there are AB, just put AB together, okay? So it's 1, 2, 3, 4 and 5. 5 else, right? So it's 2 factorial plus 5 ये और ये वाला जो ग्रुप है A और B का. So 2 factorial into 6 factorial upon में H is repeated. So we're gonna divide it with 2 factorial. So total outcome में से together वाले cases को subtract करेंगे हम to get the answer, and hence your answer is equal to 1800. I hope you got this. Moving ahead with circular arrangement. Circular arrangement is very simple. You just need to understand the funda behind this. For example, अगर A, B, C को हमें सर्कल में बिठाना है तो एक पर्सन को फिक्स करके बिठा दो. जो पॉसिबल केसेस बनेंगे वो बाकी लोगों के बनेंगे बी और सी के लिए. बी के पास 2 ऑप्शन थे बैठने के लिए और सी के पास एक ही था. तो हेंस योर आंसर इज 2. गॉट इट. ऐसे ही अगर मुझे ए बी सी डी को बिठाना है तो एक जने को बिठा दो. बी के पास 3 ऑप्शन है, देन सी के पास 2 एंड देन डी के पास 1. तो देयर आर टोटल 6 वेज जिसमें हम उनको बिठा सकते हैं. ठीक है, मतलब हमेशा एक कम होगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर अरेंजमेंट. अगर मान लो मुझे 8 जनों को सर्कल में बिठाना है, सो देयर आर टोटल 7 फैक्टोरियल वेज टू मेक देम सिट. गॉट इट. लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं इन द केस ऑफ नेकलेस, ब्रेसलेट, बीड्स, ऐसे क्वेश्चन के अंदर. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना बीड्स हैं with 5 particular different letters like R, B, G, Y and P. ठीक है. Now bead में क्या होता है कि वो clockwise और anti clockwise सेम होते हैं. तो जैसे कि अगर अब 5 beads की मुझे अरेंजमेंट करनी है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट में वो हमेशा 4 फैक्टोरियल होती है. ठीक है. But now just divide it also by 2. The 2 is divided because clockwise and anti-clockwise it is same. तो beads का कोई भी क्वेश्चन आए, this is how you need to solve. तो अगर कोई आपको बोले कि there are 5 beads, तो किस तरीके से अरेंजमेंट होगी? 5 minus 1 factorial upon 2. That's it. This is what you need to remember. Directly all the questions you will be able to solve. ठीक है. Another question comes if I ask you what is the sum of unit digits? Sum of unit digits of a 3-digit number formed by 1, 2 and 3. अब 1, 2 and 3 से 6 अलग अलग काइंड के नंबर बन सकते हैं. We all know that. अब इन 6 के अंदर यूनिट डिजिट 1 होगा 2 बार, 2 बार वो 2 होगा और 2 बार ही वो 3 होगा. 3 3 6, 2 2 4, 1 1 2. तो यूनिट डिजिट्स का सम इज 12. ठीक है. ऐसे ही यूनिट डिजिट निकालने का एक फॉर्मूला भी है. इफ repetition in unit digits is not allowed, then your formula is n minus 1 number of digits, basically like 3 digits है यहाँ पे तो वो आ जाएगा factorial upon first number, second number, whatever till the number goes on. उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना. That's it. लेकिन if you have a case जहाँ पर repetition is allowed,
तो ऐसे केस में ऑल यू हैव टू डू टू फाइंड द सम ऑफ यूनिट डिजिट्स n minus 1 की whole power n, and this all goes till as it went ऊपर. ठीक है. अब थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आती हूँ. अगर मैं कहती हूँ कि मुझे पूरा का पूरा 3 डिजिट्स का सम बताओ, what will be the sum of 3 digit number made by using the digits 1, 2 and 3? So it can be like क्या numbers बन सकते हैं, 1 to 3 बन सकता है, 3 to 1 बन सकते हैं, then 1 3 2 बन सकते हैं, then 2 3 1 बन सकते हैं. ऐसे मल्टीपल केसेस बन सकते हैं ना, तो उनको ऐड करके क्या आएगा. दिस इज समथिंग आई एम आस्किंग यू. कितनी टीडियस जॉब हो जाएगी ना. कुछ भी नहीं करना, पहले वाला फॉर्मूला याद है वो लिखो. इसमें you just have to multiply it with number of ones जितने number of digits आपके पास हैं. That's it. हो गया क्वेश्चन. सी तो यहाँ पर क्या करना था, 3 डिजिट नंबर बनाना है ना, तो जस्ट टेक 3 minus 1 2 फैक्टोरियल. डिजिट्स कौन से हैं, 1 2 and 3, and multiply it with 1 1 and 1. Your answer is 1 3 3 and 2. That's it. It's done. ठीक है. अगर मैं कहती हूँ कि 4 6 7 and 3 ये 4 डिजिट्स हैं और इनसे बनाना है, all you have to do is take n minus 1 factorial which is 4 digits बनाने हैं. तो 4 minus 1 factorial which is 3 factorial, then you just add 4 plus 6 plus 7 plus 3 and then just multiply it with 4 i's. That's it. All you have to do to find, and you will get 6 and 20 and 1 1 and 1 which is equal to 13320 is your answer to this question. I hope you got this. Okay, now moving ahead to the another concept, that is division into groups. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, एक ही फॉर्मूला है वही लगेगा एंड पूरा ग्रुप डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो इसमें क्या है कि लेट इट बी मेरे पास ऐसे ए बी सी 3 जने हैं और मुझे उनको ग्रुप में डिवाइड करना है. ठीक है. अब मैं चाहती हूँ एक ग्रुप बने 2 2 बच्चों का और एक ग्रुप 1 1 बच्चों का. सो एक एक में तो ए बी सी हो सकते हैं, 2 2 में ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए हो गया, तो टोटल ऐसे 3 ग्रुप्स बन सकते हैं. बट ठीक है, इतने क्वेश्चन में तो ये चल जाता है, लेकिन अगर डिविजन्स ज़्यादा हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो, तो ये क्वेश्चन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो इन सच केस हम यूज़ करते हैं एक बेसिक सा फॉर्मूला, दैट इज़ m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन m का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल. दैट्स इट. वन कंडीशन इज देयर कि इस फॉर्मूला में m जो है वो n के इक्वल नहीं है. गॉट इट. एंड योर ग्रुप साइज इज व्हाट, m and n ओनली. एक और एग्जाम्पल लेते हैं टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला. अगर a b c d and e है और मुझे इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, पहले ग्रुप का साइज 3 है और दूसरे का 2 है. फॉर्मूला क्या है, m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. सो m प्लस एन इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. एंड येस, द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. दिस इज द आंसर. दिस आंसर इज 10 ways. बट हमने पढ़ा कि कंडीशन ये है कि m n के बराबर नहीं होना चाहिए. लेकिन हम तो कॉम्प्लेक्स करेंगे क्वेश्चन को, हम तो m को n के इक्वल रखेंगे. अब बताओ कैसे करेंगे. इन दैट केस लेट इट बी कि a b c d हैं और मुझे 2 2 के पेयर्स बनाने हैं. ऑल यू हैव टू डू इज टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला विच इज़ 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ये तो हो गया. Now just multiply it by 1 upon 2 factorial. And that's it. This is your answer. All you have to do. All you have to do is to just make half of it.
ठीक है। अब अगर मैम ग्रुप डिविजन्स जो हैं लाइक ABCDEFG ऐसे मल्टीपल नंबर्स हैं, बट मेरी ग्रुप डिविजन्स जो हैं दैट इज 3 4 3 एंड 2। सेम फॉर्मूला 4 plus 3 plus 2 upon 4 factorial into 3 factorial into 2 factorial. Done. That's how you have to do. And इसका भी factorial of course as we studied in the formula. और अगर इसमें कॉमन आ जाए कि वो ऐसे 3 टर्म्स आ जाए मान लो, तो क्या करना है 3 plus 3 factorial upon 3 factorial into 3 factorial into 3 factorial. अब रिपीट 3 हुआ है ना, तो जस्ट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ओके, अगर ऐसे आए कि सारा डिवीजन में ना आए, मतलब ऐसे 12 है, उसके ऐसे 3 डिवीजन है 5 5 और 2 के, तो अब ऐसे केस में क्या करें 5 फैक्टोरियल 5 प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, रिपीट 5 हो रहा है तो जस्ट मल्टीप्लाई इट विद, ओके नाउ जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 2 फैक्टोरियल। द रीजन इज ये जो फैक्टोरियल डिवाइड होता है दैट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स दिस नंबर कम्स, लाइक 5 2 टाइम्स आ रहा है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 20 एक नंबर है, इसको अगर करना है और इसकी डिविजन्स मैंने ऐसे करी हैं, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वे पॉसिबल। all you have to do is to add them all out there, then gonna do factorial of it, then take individual terms, then multiply it with number of times that particular term repeat, and this is your answer to this question. That's it. Got it? Now let's move forward by applying the concepts of geometry in permutation and combination. अगर मेरे पास दो लाइंस हैं and they intersect each other, तो ये कितने sections में divide करती है? It divides in 4 different sections, right? ऐसे ही अगर मेरे पास मान लो 3 lines हैं, like one more line here, 3 लाइन्स है, देखो कंडीशन ये है कि वो सेम पॉइंट से इतनी लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, लाइन पैरेलल नहीं होनी चाहिए, वो तो कोई भी नहीं है, एंड लाइन जो है वो कॉन्करेंट नहीं होनी चाहिए, वो सेम पॉइंट से पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दिस इज अ कंडीशन। तो अब ये कितने सेक्शंस में डिवाइड कर रही है, दिस इज लाइक 5 6 एंड 7, ये 7 में कर रही है। अब इसी कॉन्सेप्ट को, इसी का आंसर निकालने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन में 2, एंड n इज इक्वल टू जितनी नंबर ऑफ लाइन्स आपके पास है। अब यहाँ अनबाउंडेड सेक्शन कितने हैं, एक ही है, ठीक है, एक ही है, सॉरी जो बाउंडेड सेक्शन है, एंड अनबाउंडेड जो बाकी बच के आउट ऑफ टोटल, or you can say 2 into n, मतलब 2 into number of sections, number of lines we have, so we have 6 unbounded sections और 7 total sections हैं, तो वो तो हमने इस फॉर्मूला से निकाल लेना है, and 1 is your bounded section, ठीक है। ओके नाउ लेट्स जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड सी कि क्वेश्चन होते हैं या नहीं। एक बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन बी मेड फ्रॉम 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट से लाइन्स बनानी है। लाइन बनाने के लिए ऑल यू नीड इज 2 पॉइंट, सो ऑल यू नीड टू सॉल्व इज 6c2 विच इज इक्वल टू 15, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ मेरे 3 पॉइंट्स कॉलीनियर हैं, 6 में से 3 पॉइंट्स कॉलीनियर हैं, तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी, तो देखो 6 पॉइंट से बनाती तो मेरी 6c2 लाइंस बनती, अब उसमें से 3 वाली हटा देते हैं -3c2 और एक हम उसमें ऐड कर देंगे क्योंकि उनकी जगह एक ही लाइन बनेगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस, 6c2 बनती
माइनस कर दी 3C2 बिकॉज वो कॉलीनियर थी, तो वो हटा देते हैं, देन उनकी जगह एक ही लाइन बनेगी, सो वी गोना ऐड दैट वन लाइन इन इट. ठीक है. Now, what if there are two collinear sets of 3 points and 6 points in total? How will you do it? So, if there are two collinear sets out of the 3 points and 6 points in total, so we're gonna write it as 6 में से पहले 2 पॉइंट लेके लाइन बना दी, देन कॉलीनियर वाला माइनस कर दिया, देन +1 कर दिया. अब कॉलीनियर वाले कितने सेट्स हैं? 2 हैं, तो एक और सेट को माइनस करके और +1 करेंगे, एंड दिस इज योर आंसर विच इज 11. आई होप यू गॉट दिस. ओके, नाउ imagine there are n number of non-parallel lines and m number of parallel lines. तो कितने sections होंगे? So for that we have another formula which is 1 plus n plus 1 upon 2. अब इसमें ऐड करना है जस्ट n plus 1. ठीक है. जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास 10 पैरेलल लाइंस हैं और 5 जो हैं 10 नॉन पैरेलल लाइंस हैं और 5 पैरेलल लाइंस हैं, तो आई हैव टू जस्ट अप्लाई इट इन फॉर्मूला and I got 111 sections. So this is a total number of sections. अब unbounded sections कैसे निकलेंगे? 2 की पावर और 2 into n plus m. अब पैरेलल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, नॉन पैरेलल को भी, which is 30, and 30 is your unbounded. So your bounded is 111 minus 30 is your bounded sections left in that particular case. If I ask you how many point of intersections are there in two lines, if I have two lines, then how many point of intersections are there? Like if there are two lines, then we have one point of intersection. Then if we have three lines, then we have 3 point of intersections. So if we have 4 lines, then we have 6 point of intersection. कैसे निकाला कि 4 lines में से 2 को चूज करना है, तो आंसर 6 आ गया. तो 4 में से 6 लाइन्स के, अगर 4 लाइन्स है तो 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे. अगर 4 लाइन है और मुझे ट्राइंगल बनाना है, ऑल आई नीड टू डू इज 4C3. दैट्स इट. एक बार थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं. अगर किसी भी चीज के 2 एंड पॉइंट्स हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. अगर कोई ऐसी चीज है जो कहीं से आके कहीं तक भी जाएगी, दैट्स लाइन. अगर एक एंड पॉइंट है और एक कहीं पे भी जाएगी तो उसको हम रे बोलते हैं. एंड ये तो पॉइंट है. दिस इज समथिंग आई होप एवरीवन नोज अबाउट. नाउ हाउ मेनी लाइन्स कैन बी मेड फ्रॉम 3 कॉलीनियर पॉइंट्स? 3 ऐसे कॉलीनियर पॉइंट्स है तो कितनी लाइन बना सकते हो? ठीक है, तो देखो वैसे तो एक ही लाइन बन सकती है, लेकिन वैसे इनफाइनाइट है डायरेक्शन, तो कितना भी खींच लो, लेकिन लाइन एक ही रहेगी, उसको कितना भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन लाइन की डायरेक्शन और लाइन चेंज नहीं हो जाएगी. सो इफ देर आर 3 कॉलीनियर पॉइंट्स, देन यू कैन मेक ओनली 1 लाइन आउट ऑफ देयर. You can extend it to infinite number of directions. Got it? And now the last question of this series. Number of triangles from point collinear on straight line. Number of triangles from collinear points on a straight line. So in that case, if there is no restriction, let us consider कि हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं और अगर मुझे उसमें से ट्राइंगल बनानी है, तो दैट्स हाउ वी कैन मेक 6C3 करके, तो 20 ट्राइंगल बन जाएंगी. अब अगर मैं कह रही हूँ कि अगर उसमें से अब एक कॉलीनियर पॉइंट आ गया, तो रिमेंबर आपकी पूरी की पूरी एक साइड खत्म हो जाएगी अगर एक पूरा कॉलीनियर पॉइंट आ गया. सो 20 - 1 19 इज योर आंसर.
तो कभी भी ऐसे हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैन बी मेड, और अगर कॉलिनियर पॉइंट दे रखा है तो पहले देखो कि कितनी ट्राइंगल्स बन सकती हैं, then subtract one out of it because of collinears. That's all about the chapter.